हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमने अपने आप को रोका था यहाँ पे एट दिस स्टेज एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू दिस इक्विलिब्रियम पार्ट। क्या है सर ये? टू सेक्टर मॉडल में, टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम नाम की क्या चीज होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है सर, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? या तो जब भी किसी के पास पैसे आएंगे, इफ ही अर्न्स ₹100, या तो ही विल कंज्यूम इट, या तो वो कंजम्पशन पे लगा देगा, या तो वो उसको सेव करेगा। देयर कैन बी टू एस्पेक्ट्स, राइट। कंजम्पशन भी दो तरीके से होंगे सर। ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, डेली नेसेसिटीज पे पैसा चला जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट पे पैसा चला जाएगा। हमने देखा था शॉर्ट रन में इन अ टू सेक्टर मॉडल जनरली इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, क्योंकि ये काफी कांस्टेंट होता है। जनरली जो बढ़ता है या घटता है वो होता है सर कंजम्पशन। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूं सर। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर मैं बोलूं आपको कि जो मेरा एग्रीगेट डिमांड रहेगा एक इकोनॉमी में, सर एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या? ये वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये अगर मैं सप्लाई को यानी कंजम्पशन प्लस जो अपना सेविंग्स है, यहाँ पे एस शायद सप्लाई हो गया। एक मिनट, लेट मी रीचेक। यहाँ पे आईसीआई ने ना दो टर्मिनोलॉजीज यूज करे सेम चीज के लिए। तो देखो, सी प्लस एस यानी बेसिकली कंजम्पशन और प्लस सेविंग्स की बात कर रहा है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जिस मोमेंट पे, जिस भी स्टेज पे मेरा जो कंजम्पशन है वो मेरे सप्लाई को यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स को इक्वल करेगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मतलब मार्केट में किसी चीज की 100 की डिमांड है, बनाने वाला भी 100 बना रहा है, तो ये इक्वल हो गया ना। तो ये यही तो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का खर्चा। यही तो होता है कंजम्पशन प्लस, क्या बोलते हैं उसको, सेविंग्स। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ रहे सब लोग? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जिस लेवल पे मेरा एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस है और जिस लेवल पे मेरा एग्रीगेट सप्लाई यानी सी प्लस एस इक्वल होते हैं, जनरली इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को इक्वल हो जाएंगे, उस मोमेंट पे मैं बनूंगा मेरा इक्विलिब्रियम आ गया है सर। इसको फॉर्मूला वाइज ऐसे लिखा जाएगा, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और सी सिर्फ बदलता रहेगा सर, कंजम्पशन बदलता रहेगा, तो आई इज इक्वल टू एस। सेम ये इकोनॉमी में, अगर मैं इस इकोनॉमी में मैं चार्ज ड्रॉ कर रहा हूं, तो चार्ज ड्रॉ करते वक्त मुझे एक चीज समझ में आती है। देखिए, ये मान लीजिए मेरा इनकम है, एग्जाम्पल ओके, और मान लीजिए ये मेरा डिमांड है। देखो मेरा इनकम जीरो भी रहेगा ना, मेरा इनकम जीरो भी रहेगा, तो भी मेरा कुछ ना कुछ मैं कंजम्पशन करूंगा, तो मेरा कंजम्पशन यहां से ऐसा शुरू होगा। ये तो फिक्स है सर। और इसी मोमेंट इसी इसी डिफरेंस को तो हम डिस सेविंग बोलते हैं। मैंने कर्जा लिया लेकिन मैं खर्चा तो करूंगा, तो ये मेरा कंजम्पशन हो गया सर। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, मान लीजिए यहां से यहां तक इनकम आ गई, मेरा कंजम्पशन सेम रहेगा सर, लेकिन मैं यहां से मेरी सेविंग्स बढ़ाना शुरू करूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज, यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है ये दिस इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंजम्पशन, ये वाला पार्ट कंजम्पशन और ये वाला पार्ट सेविंग्स। तो देखो चार्ट भी वैसे ही बनेगा। ये आपकी लाइन बन गई सर कंजम्पशन की लाइन। यहाँ से देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी यहाँ से मैं सेविंग शुरू कर दूंगा, तो इसको मैं कहूंगा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इसको नीचे से एक्सटेंड करेंगे पूरा, समझ रहे हो? और जरूरी नहीं, और इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सर कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब जो मेरा खर्चा है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, तो कंजम्पशन मेरा बढ़ता घटता रहेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट घटता बढ़ता नहीं रहता है, तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट मेरा इन्वेस्टमेंट है और इस लाइन को मैं कंजम्पशन, यहाँ से यहाँ तक कंजम्पशन और यहाँ से यहाँ वाला इन्वेस्टमेंट, तो सी प्लस आई कहूंगा। तो देखो चार्ट बन गया मेरा वैसे का वैसा, मेरा चार्ट बन गया एकदम सेम टू सेम। दिख रहा है आप लोगों को? ये मेरी कंजम्पशन की लाइन है सर, ये मेरी कंजम्पशन की लाइन है। मैं इसके साथ इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा करते रहता हूँ और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है सर मेरा, बढ़ता घटता नहीं। तो देखो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आ गए, समझ रहे हो? अगर कंजम्पशन ऐसे होगा तो ये लाइन भी ऐसे हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो सिर्फ शेप किसकी वजह से मिलेगा? कंजम्पशन लाइन की वजह से मिलेगा। और सर मैं एक पॉइंट से सेविंग्स बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और ये कंजम्पशन मतलब ये वाला पूरा प्लस ये ऊपर का सेविंग्स बनता जाएगा। ये ई वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना मुझे, जहां पे मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी प्लस है और मेरा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स एक दूसरे को इक्वल है, इसको मैं कहूंगा सर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए सर मेरा इनकम जीरो है, मेरा इनकम मैं लोगों से बोरो कर रहा हूं तो देखो नेगेटिव है, लेकिन मेरा क्या नेगेटिव सेविंग्स है। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा मेरा सेविंग्स बढ़ता जाएगा। ये सी प्लस एस वाला जो ग्राफ है ना, सी को हटा दोगे तो ये बनेगा।
तो ई वाले पॉइंट पे मेरी सेविंग्स विल बी इक्वल टू माई इन्वेस्टमेंट। अगर यहां तक आपको ये वाला ग्राफ क्लियर है, अगर आपको ये वाला ग्राफ क्लियर है तो आप बहुत आसानी से आगे का सब पढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो रहेगा ना वो हमेशा ऊपर जाता है, तो वो लीनियर रहेगा, पॉजिटिवली शेप, क्योंकि ऊपर चलता है सर पॉजिटिव शेप, नेगेटिवली मतलब नीचे आएगा, तो ये पॉजिटिवली शेप रहेगा सर। लेवल ऑफ नेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, ये कैसे बढ़ती कैसे समझेगा सर, एग्रीगेट डिमांड कर्व जब लीनियर और पॉजिटिवली स्लोप रहेगा। एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट स्पेंडिंग जो भी है ये बढ़ता है और मुझे समझता है कि इकोनॉमी राइज हो रही, इकोनॉमिक बढ़ रही है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की 45 डिग्री वाली लाइन है सर, कौन सी लाइन 45 डिग्री वाली, ये वाली दिख रहा है आपको 45 डिग्री, सी प्लस एस दिख रहा है सबको। दिस इज मेरा, ये जो मेरी लाइन है ना ये मुझे बताती है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन इट इज फ्लैटर है, सीधे के सीधा चलती है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना सर, एज इनकम राइजेस कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं जितनी इनकम बढ़ती है, लेस देन द इनकम, तो सर बाकी का पैसा सेविंग्स में चला जाता है। तो मैं ऐसा कहूंगा देखिए कि 45 डिग्री जो मेरी लाइन है ना उस पर कोई पे भी अगर आप उंगली रखोगे तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज विल बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, या फिर कंजम्पशन खर्चा जो रहेगा वो मेरे कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर रहेगा, और वही मेरे इनकम के बराबर रहेगा। तो जो भी पैसा आएगा या तो कंजम्पशन में चला जाएगा, या तो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, या तो सेविंग्स में चला जाएगा। ऐसा मैं कहना चाहता हूं सर इस केस में। तो देखो ये जो 45 डिग्री लाइन है ना सर, ये 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन जो है ना मेरी, ठीक है, थोड़ा ये हटा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। 45 डिग्री लाइन के जब भी आप ऊपर चले जाओगे, ऊपर मतलब 45 डिग्री लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी उंगली रख दो, यहाँ का क्या मतलब होगा पता है, देखो ये जो है ना कंजम्पशन सी प्लस एस, ये सी में याद देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीडीपी जो है ना मेरा जीडीपी, ये बताता है मेरी नेशनल इनकम कितनी है एग्जाम्पल के लिए, और मेरा एक्सपेंडिचर जो रहेगा ना वो बताता है मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ इस इकोनॉमी में। तो देखो प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान सप्लाई, मार्केट में लोग कितना चीजें लाने की सोच रहे हैं, तो अगर मैं इस यहाँ पे उंगली रख देता हूँ ना, यहाँ पे कहीं पे मेरे 45 डिग्री लाइन के ऊपर, तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा, या तो जीडीपी ज्यादा है या तो खर्चा ज्यादा है, और इसके नीचे अगर कहीं पे उंगली रख देता हूं तो मैं बोलूंगा या तो खर्चा ज्यादा है या फिर जीडीपी ज्यादा है। क्या बोलना चाहता हूं सर मैं ये देखिए, जो भी आप 45 डिग्री लाइन के बिलो नीचे हाथ रखोगे तो उसका मतलब रहेगा जो आप खर्चा सोच रहे हो ना इकोनॉमी में, प्लान एक्सपेंडिचर है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन द जीडीपी। सर क्यों, अरे मेरा नेशनल इनकम जो है ना उससे कम खर्चा कर रहा हूं सर मैं 45 डिग्री लाइन के ऊपर, क्योंकि 45 डिग्री लाइन ऐसे चलती है सी प्लस एस की, तो इतना पैसा है मेरे पास, मैं खर्चा कर सकता हूँ ये। आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हो मतलब इतना मुझे सेविंग्स करने का मौका मिलता है। वहीं पे जो भी पॉइंट्स 45 डिग्री लाइन के अबाउ रहेंगे ना सर, वहां पे मेरा प्लान एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा इज ग्रेटर देन द जीडीपी। समझ रहे हो? और हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम अगर आपको चाहिए ना, अगर आपको पोटेंशियल जीडीपी पे इक्विलिब्रियम चाहिए जहां पे सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई होना चाहिए, तो ये लेवल तभी आएगी जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। आगे जाके ये इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है, फिलहाल के लिए ये बताता है फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पे रहेगा सबको रोजगार मिल रहा है, सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम पे लग गए हैं, ऐसा जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल रहेगा वहां पे इक्विलिब्रियम ऑकर होने वाला है। अपने केस में पॉइंट ई है सर, और यहाँ पे आउटपुट और इनकम एक दूसरे से मैच करता है, प्रिसाइजली मैच करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो ये केन्स कहता है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कंज्यूमर्स का जो कंजम्पशन प्लान है मतलब सी प्लस आई, ये हमेशा प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन प्लान मतलब सी प्लस एस के साथ कोइंसाइड करे। जरूरी नहीं है जो कंज्यूमर्स सी प्लस आई मैंने, अच्छा ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा प्रोड्यूसर जो सोच रहे हैं लोग खर्चा करेंगे, लोग भी उतना ही खर्चा करने का सोच रहे हैं, या फिर प्रोड्यूसर जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि हाउस होल्ड उतना ही सेव करने का। मतलब ये ऊपर वाला है ना सी कंजम, सी फॉर कंज्यूमर्स और ये सी फॉर प्रोड्यूसर्स, नीचे वाले में बोलना चाहता हूं जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है उतना ही मेरा सेविंग्स हो ये जरूरी नहीं है। देयर इज नो रीजन टू बिलीव, देयर इज नो रीजन फॉर सी प्लस आई एंड सी प्लस एस टू ऑलवेज बी इक्वल। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है सर, एग्रीगेट सप्लाई जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट वैल्यू एक्सपेक्टेड बाय द बिजनेस फर्म्स, कि कितना पैसा बिजनेस फर्म्स को मिलेगा, और एग्रीगेट डिमांड बताता है सर उसकी रियलाइज्ड वैल्यू मतलब एक्चुअली लोग कितना खरीद रहे हैं। हमेशा याद रखना अबाउट द इक्विलिब्रियम लेवल, हमारा जो पॉइंट ई है इसके जब आप ऊपर चले जाओगे तो सेविंग, सेविंग जो रहेगा ना लोग सेव ज्यादा करेंगे इन्वेस्टमेंट से, सेविंग्स एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट,
और पॉइंट ई के जब आप नीचे रहोगे, इक्विलिब्रियम के नीचे रहोगे, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेंगे सेविंग से, लोग सेव कम करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे इक्विलिब्रियम के नीचे। यहाँ पे लिखा जाता है इनकम या तो खर्चा की जाएगी या तो सेव किया जाएगा, मतलब वहां अगर इनकम है तो या तो सी प्लस एस, ये दोनों में से कुछ होता है। तो इसको अगर मैं डिफरेंटली बताऊं तो सी प्लस एस यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स ही कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, और यही पे मैं बोल सकता हूँ सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट पुश करती इकोनॉमी को, मतलब क्या, पैसा डालती है इकोनॉमी में, तो इसको कहा जाता है इंजेक्शन। जितने ज्यादा इंजेक्शन है उतना नेशनल इनकम बढ़ेगा, क्योंकि सरकारें खर्चा कर रही है। और लीकेज, पैसा निकाल रहे हो आप इकोनॉमी से, पैसा निकाल रहे हो, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, पैसा घर पे रख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, ऐसे केसेस में सर जितने ज्यादा लीकेजेस रहेंगे उतना नेशनल इनकम फॉल होता जाएगा, गिरता जाएगा। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने। अभी इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, अभी हम दो चीजें देखने वाले, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है। याद रखना, जरूरी नहीं कि जब इक्विलिब्रियम मार्केट में हो तब फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे भी एम्प्लॉयमेंट कम हो। सर ये कैसे होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं बताऊंगा। मान लीजिए, हाँ मान लीजिए कि पहले कोई चीज 10 रुपए में मिल रही थी और इसको बनाने के लिए एक आदमी लगता था, अब वो चीज 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है सर, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो अभी भी एक ही आदमी लगेगा। तो देखो मेरा प्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है सर, महंगाई है। जनरली अगर महंगाई नहीं होती तो 10 रुपए का प्रोडक्ट आज भी 10 में बिकता, 100 रुपए की वैल्यू है, मतलब 10 रुपए का प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे 10 लोग लगते थे। ये नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो जब जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन 45 डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट करेगी पोटेंशियल जीडीपी के, तो हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऐसे केस में कोई रिसेशन नहीं होता, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी नेचुरल रेट पे चलती, नेचुरल रेट मतलब जिसको काम नहीं आता उसको ही काम नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को काम मिलेगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे सेटल हो जाएगी, हमेशा हो सकता है इक्विलिब्रियम से ज्यादा काम करे या इक्विलिब्रियम से कम काम करे, तो सर ऐसे केस में डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन काम बनता रहेगा। अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताना चाहूंगा तो ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है ना, ये डिफ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं सर। डिफ्लेशन मतलब डिमांड है ना, डेफिशिएंट है। देखते हैं, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मैं कहता हूं पहले मेरी डिमांड थी यहाँ पे 100 यूनिट्स की डिमांड थी, बराबर 100 यूनिट्स की डिमांड थी, और मेरे पास मैं इतने बना रहा हूँ चीजें, ये मेरा प्रोडक्शन है, मैं भी 100 यूनिट्स बना रहा हूँ सर एज अ प्रोड्यूसर। अब हो क्या रहा है पता है, मेरे पास मार्केट में जितने लोग काम करने के लिए है, जितना लैंड है, वो सब अगर मैं एम्प्लॉय करता हूँ तो मैं बना सकता हूँ 110 यूनिट। कितने बना सकता हूँ सर? 110 यूनिट बना सकता हूँ। लेकिन मैं 110 नहीं बनाऊंगा सर, मैं अभी भी 100 ही यूनिट बनाऊंगा, क्यों? उतनी की ही डिमांड है। तो देखो जब 110 बना सकते हैं फिर भी 100 बना रहे, तो ये क्या हो गया सर? डिफ्लेशन। मतलब बना सकते 110, बना रहे 100, तो 10 क्या हो गया सर? डिफ्लेशन है। मार्केट में भाव गिरेंगे क्योंकि सप्लाई 110 का हो सकता है लेकिन लोग मांग सिर्फ 10 100 रहे हैं, तो भाव गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस ग्राफ को अगर आप ठीक से देखोगे, इस ग्राफ को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ई पे मैं बना रहा हूँ, इतने लोगों की जरूरतें हैं, अभी लोगों की जरूरत उतनी है, अभी भी ज्यादा नहीं बढ़ा, देखो डिमांड जी तक ही गया, लेकिन मैं ज्यादा आउटपुट लगा के, मैं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लगा के साला मैं एफ पे बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, क्यों? अरे लोगों को डिमांड ही जी की। तो ये जो गैप है ना सर एफ जी का, इसको हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। तो जब ये ज्यादा डॉटेड लाइन है ना, ये बताती है कि मैं बना कितना सकता हूँ, और ये पूरा कंप्लीट लाइन बताता है मैं बना कितना रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे सर डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी जब रहेगा ना, जब मार्केट डिफ्लेशन में रहेगा, इसको हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड कम है। ठीक है, डिफिशिएंट डिमांड, जब मार्केट में डिमांड कम रहेगी तो जो डेफिशिएंट डिमांड से जो मार्केट में चीजें बनेंगी ना, इसको आप कहोगे सर डिफ्लेशनरी गैप या फिर रिसेशनरी गैप। रिसेशन मतलब महंगाई की जगह सस्ताई हो रही है, चीजें बहुत सस्ती मिल रही है, इसको कहेंगे रिसेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप को कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी कहा जाएगा सर, क्योंकि इससे इकोनॉमी कम होती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इकोनॉमी कम होने लगती है। ठीक है, ऐसे केस में एग्रीगेट प्रोडक्शन शॉर्ट रन में जो बना सकते हो ना एट फुल एम्प्लॉयमेंट से, उससे कम रहेगा सर। इतना ही मैं कहना चाहूंगा एज फार एज डिफ्लेशनरी गैप इज कंसर्न। तो इस केस में क्या रहेगा, आप 110 बना पा रहे हो, बना 100 बना, लेकिन बेच सिर्फ 100 पा रहे हो, तो यार इन्वेंटरीज बिल्डअप हो जाएगी अनसोल्ड गुड्स की, समझ रहे हो?
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को हटाना पड़ेगा, आउटपुट कम करना पड़ेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब 100 लोग काम करने के लिए तैयार, लेकिन आप ले सिर्फ 50 को लग सकते हो अभी, क्योंकि आप बनाना ही है आपको 110। इसके उल्टा हो जाता है सर इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी में क्या होता है, मान लीजिए मैं अभी यहाँ या मैं बना रहा हूँ 100 यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है, मार्केट में डिमांड है सर 110 की। अरे मैं नहीं बना पाऊंगा इतने शॉर्ट रन में 110, मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या पता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा 110 पे, प्रोडक्शन यहीं पे रहेगा सर, लेकिन होगा क्या पता है, महंगाई बढ़ेगी। क्या होगा सर, महंगाई बढ़ेगी। जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप, इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। सर क्यों महंगाई बढ़ेगी, देखो ना, मेरा आउटपुट क्यू पे था, ठीक है, तो मान लीजिए 10 यूनिट था, अभी भी मैं एम पे 10 ही यूनिट बना पा रहा हूँ, लेकिन पहले इस 10 यूनिट को डिमांड 10 की थी, इसलिए इसकी प्राइस 2 रुपए से थी, तो टोटल मेरा आउटपुट 20 रुपए का था। अभी इसी 10 को डिमांड सर 12 की है, ज्यादा लोग मांग रहे, तो मेरा प्राइस 3 रुपए हो जाएगा। देखो 30, मेरा नॉमिनल आउटपुट बढ़ गया, एक्चुअल में 10 ही रहा, नॉमिनल वैल्यू वाइज मेरा 20 से 30 हो गया। ये यहाँ पे डिपिक्ट होता है सर, देखिए इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, तो इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है सर, मार्केट में एक्सेस डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है, एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा। इन्फ्लेशनरी गैप जो रहेगा वहां पे एग्रीगेट डिमांड जो रहेगी ना, इट विल एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, उसको एक्सीड करेगी, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकते, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे बिजनेसेस एक्सपांड होना शुरू हो जाएंगे। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होगी, लेकिन डिमांड बढ़ी है इसलिए महंगाई होगी, इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पे बनेगा। पेपर में एमसीक्यू इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही बनने, और कहीं से यहाँ से बनने नहीं। तो देखिए रियल आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नॉमिनल आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि प्राइजेस बढ़ने लगे, प्राइजेस लेवल विल इंक्रीज। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे रहेगा, नया इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट आउटपुट से मैच करेगी, लेकिन ये एग्रीगेट आउटपुट जो है ना, रियल आउटपुट नहीं, इट विल बी ओनली द नॉमिनल आउटपुट। तो नए इक्विलिब्रियम पे ई पे मैंने क्या बोला, आउटपुट बढ़ेगा क्या, नहीं, रियल आउटपुट सेम रहेगा, रियल इनकम सेम रहेगी, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ सेम रहेगा सर, सिर्फ क्या बढ़ेगा, नॉमिनल आउटपुट बढ़ेगा। नॉमिनल आउटपुट नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। याद रखो कीनेशियन मॉडल जो है ना, ये हमेशा मानता है कि वेजेस और इंटरेस्ट रेट, आप काम करवा रहे हो लेबर से, उनको वेजेस दोगे, आप कैपिटल यूज कर रहे हो, इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट रेट और वेजेस जो रहेंगे ना, ये कभी भी कम नहीं होंगे, डिक्लाइन नहीं होंगे ड्यू टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी वजह से, एक्सेस कैपेसिटी की वजह से कम नहीं होंगे, इसका अजम्पशन है। तो रहने देंगे assumption, पेपर में आ सकता है assumption के बारे में, तो आपको लिखना है। तो हमेशा याद रखना, आउटपुट विल रिमेन एट लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट रेट एज लॉन्ग एज देयर इज इनसफिशिएंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। जब तक इकोनॉमी में लोग ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तब तक आउटपुट जो रहेगा ना, फुल एम्प्लॉयमेंट से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि लोग बनाएंगे भी नहीं ना उतना। अगर मार्केट में लोग 100 ही खरीदना चाहते, तो आप 110 बना के क्या करोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप नहीं बनाओगे, आप कम एम्प्लॉयमेंट पे 100 ही बनाओगे, ठीक है। और ग्रेट डिप्रेशन जब आया था दुनिया में, उसका कारण भी यही था। ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, फिलहाल के लिए हम पहले कंटिन्यू कर लेते हैं हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से, इन्वेस्टमेंट मतलब मल्टीप्लायर मतलब क्या है, जैसे आपका पानी है, पानी में आपने एक पत्थर डाला, सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन उससे ऐसे रिपल्स तैयार होते, देखो ऐसे बड़े बड़े, इसको ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सरकार सिर्फ 100-200 रुपए इसमें डालेगी, सरकार नहीं मतलब आप लोग, टू सेक्टर मॉडल है, तो कंज्यूमर लोग 100-200 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस 100-200 रुपए से नेशनल इनकम ना 1000-2000 रुपए से बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो 1 रुपया इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से नेशनल इनकम 1 रुपए से नहीं बढ़ता, 1 रुपया बढ़ाने से 100 से बढ़ेगा। तो ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनकम, जितना नेशनल इनकम में चेंज होगा ना, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इनकम में जो चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ, उसके वजह से इनकम में जो चेंज होता है, उसको कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। तो देखिए आपके फॉर्मूला भी ऐसा ही लिखा रहेगा के का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान है सर, ये बहुत आसान है। तो 1 यूनिट बढ़ने से, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लेवल ऑफ इनकम में कितना बदलाव आएगा सर, नेशनल इनकम में। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से हमेशा याद रखना, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल, बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट, और ये एग्रीगेट डिमांड को भी ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब मार्केट में पैसा बन रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी सर, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। मल्टीपल इंक्रीजेस इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इंक्रीज ऑकर्स डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या सर, जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे, कंजम्पशन यानी क्या, सी प्लस आई, ये आई की बात तो मैं कर रहा हूँ, जितना ज्यादा एमपीसी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लायर। तो अगर मैं इस चार्ट में से आपको दिखाना चाहता हूं तो देखिए मेरा मेरा ये ओरिजिनल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट था। मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नया ग्राफ ऐसे बनेगा, नया ग्राफ ऐसे बनेगा, न्यू इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा इससे। ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बन गया। 45 डिग्री लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट E1 नाउ। सेविंग इन्वेस्टमेंट में क्या इंपैक्ट होगा सर? सेविंग्स बढ़ेगी सर अभी। तो देखिए आई प्लस, पहले इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट था, अभी मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किया तो ये भी पैरेलल लाइन बनेगा। तो अगर आपको पेपर में पूछता है ना कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट से सेविंग इन्वेस्टमेंट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो लिखना है कांस्टेंट पैरेलल लाइन बनेगी ऊपर। और सर कंजम्पशन में तो लिखना है ये भी पैरेलल लाइन बनेगी उसके ऊपर। ठीक है, देखेंगे हम एमसीक्यू करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें कवर होने वाली है। तो मल्टीप्लायर एक ऐसा फेनोमेनन है जो कहता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के थोड़े से बदलाव से लार्जर चेंज आएगा इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। उसको कैलकुलेट करने का तरीका है जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो 2000 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से 6000 मिलियन नेशनल इनकम बढ़ता है, तो मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 है। ठीक है, 2000 एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से 6000 इनकम बढ़ी, तो 6000 डिवाइडेड बाय 2000, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 टाइम्स है। इसी को हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी को कंपेयर करना है रिपल इफेक्ट ऑफ वाटर के साथ। इससे क्या होगा सर? अपवर्ड शिफ्ट होगा एग्रीगेट डिमांड में, नेशनल इनकम बढ़ने लगेगी। टू सेक्टर इकोनॉमी में फैक्टर इनकम्स बढ़ने लगेंगे, लोगों को रेंट अच्छा मिलेगा। समझ रहे हैं? लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने लगेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा करेंगे, फर्म्स को डिमांड ज्यादा डिमांड दिखने लगी, इसलिए वो अपना आउटपुट भी बढ़ाएंगे, तो सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ता है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखिए, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ गए? जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उतना ज्यादा मल्टीप्लायर। क्यों सर? क्योंकि कंजम्पशन में दो चीजें आती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जितना ज्यादा ये हो जाएगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा। जितना हायर मार्जिन, जितना लोग सेव करेंगे उतना मल्टीप्लायर कम वैल्यू देगा। समझ रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कैन बी इंफिनिटी एंड मिनिमम इट कैन बी 1। ये तो इकोनॉमी डिसाइड करेगा क्या वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए मैंने जितना पैसा आना है पूरा का पूरा कंज्यूम कर दिया, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC, जितना आता है पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, यानी क्या 1 माइनस 1, तो 1 डिवाइड बाय 0, तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनफिनाइट बन गया। समझ रहे हो? यहाँ पे ये बन जाएगा इनफिनिट। इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डज नॉट गो एंडलेसली। मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट करते जाओ इनकम बढ़ाते जाओ, ऐसा होता नहीं सर। एक टाइम आएगा जब इनकम जो स्लो डाउन हो जाएगी और एक हॉल्ट पे आके रुक जाएगी। इसको कहते हैं लीकेजेस। ये कब होता है सर? लीकेजेस से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डालने के बाद इकोनॉमी बढ़ती नहीं। ये कब होता है सर? प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स भरो, ऐसा अपना इंडिया में चलता है। तो देखो आपका इनकम एंडलेसली नहीं बढ़ेगा, जितना ज्यादा इनकम बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा टैक्स कट होता जाएगा। तो यहाँ पे लीकेजेस हो गए, मार्केट से पैसा चला गया। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग कैश ज्यादा रखने लग गए खुद के पास, सेविंग्स नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, देखो लीकेज है मार्केट। कंज्यूमर गुड्स यानी खर्चे वाले चीजें, फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई। समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग वेल्थ से ही एडिशनल इनकम, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट के शेयर है। ठीक है, ये जिन ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स है ना, जिनके पास ये शेयर है, उन्हीं से आप खरीद रहे हो। मतलब गवर्नमेंट ने एक शेयर बेचा, वो मिस्टर ए ने लिया, आप मिस्टर ए से खरीद रहे हो, तो इससे थोड़ी ना कुछ बढ़ा सर, इससे तो पैसा उल्टा मार्केट से चला गया, लीकेज है ये। कंपनियां प्रॉफिट कमा रही लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लीकेजेस है। कर्जे लेके रखे आपने, डेट्स लेके रखे, आप अपने इनकम का पार्ट क्या कर रहे हो, उसके पेमेंट में यूज कर रहे हो, लीकेजेस है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। मतलब क्या सर? आप बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, सबके पास पैसा है, ज्यादा खर्चा करेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगेन लीकेजेस है सर। जो चीजें है ना, गुड सर्विसेज, लोग खर्चे करने के लिए तैयार है, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, लेकिन ये चीजें बनी नहीं सकती। इसका क्या एग्जांपल है सर? मान लीजिए पेट्रोल मिल ही नहीं रहा आप धरती के नीचे, स्कैरसिटी है, अगेन इट इज अ लीकेज सर, अगेन इट इज अ लीकेज। देखा जाए तो जितनी इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ना चाहिए, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जैसे अफ्रीकन देश है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, ये लोग चाहते हैं अपने अपने खर्चा करें, अपने को पैसा मिले, इतना होने के बावजूद भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लो है। क्यों सर? सरकार ही खराब है वहां की,
वहां की सरकारें खराब है। देखिए लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चरल इनएडक्वेसीज है, वहां पे प्लेन नहीं, ट्रेन नहीं, तो लोग आते जाते नहीं, बाहर से एम्प्लॉय मिलते नहीं, सस्ते में काम होता नहीं, ये सब चीजें वहां पे होती रहती है। हमेशा याद रखना, की नेशन ने दिए हुए सारे मॉडल शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, मैक्रो पीरियड, मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स ऐसा की नेशन में करके कुछ होता नहीं। तो यहाँ पे अपन रुकेंगे, फिर देन वी विल गो इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द थ्री सेक्टर मॉडल। एमसीक्यू अपन एक साथ बाद में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।